Assalamu alaikum. I'm Rabia Nazir under roll number 99862995. And today I will discuss about handling background absorption. First of all, I will give you a brief introduction about it. जब हम फ्लेम ऑटोमाइजेशन करवाते हैं यानी कि फ्लेम ऑटोमाइजेशन मेथड यूज़ करके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिलते हैं, कुछ फॉल्ट्स मिलते हैं। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ फ्लेमलेस मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप करवाया, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही थी फ्लेम ऑटोमाइजेशन में उनको हम ओवरकम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र दो तरह के हो सकते हैं। फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र क्या होते हैं बेसिकली कि जब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं तो जब ऐसी जगह जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनकी ऑटोमाइजेशन हो रही है उसको हम कहते हैं ऑटोमाइज़र। उसमें फ्लेम भी आ सकती है और उसमें फर्नेस भी आ सकता है। तो अब फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र का क्या मतलब है कि विदाउट फ्लेम जब हम मॉलिक्यूल्स की ऑटोमाइजेशन करवाते हैं वो जगह उसको हम कहते हैं फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र। तो फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक है ग्रेफाइट ट्यूब और दूसरा है एल्बो फर्नेस। सेकंड वन है कार्बन रॉड और फिलामेंट। ये दो फ्लेमलेस ऑटोमाइज़र्स थे जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाए, डेवलप करवाए AASM में, जो कि प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी फ्लेम ऑटोमाइजेशन में, उनको ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट है ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो एक सब टॉपिक है और वो रेलिवेंट है इससे, ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। सो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट इट। सो आई विल स्टार्ट व्हाट इज़ दिस, यानी कि बेसिकली है क्या ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब जब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं बाय यूजिंग अ ग्रेफाइट फर्नेस, तो इसको हम कहते हैं ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हाईली सेंसिटिव है, यानी कि 100 to 1000 टाइम्स मोर सेंसिटिव है दैन AAS। और इसमें क्या होता है कि हमें बहुत स्मॉल साइज़ जो सैंपल होता है वो रिक्वायर होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ जो सैंपल होते हैं वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। थर्ड वन है कि इसमें इसमें हमें किसी भी तरह की सैंपल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय यूजिंग अ फ्लेम ऑटोमाइज़र करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड कंपाउंड आ गया, जैसे सैंपल हमारे पास सॉलिड है तो उसको हम किसी सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, हमें सैंपल प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हैंडलिंग बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन। बेसिकली मेरा मेन टॉपिक ही यही है, हैंडलिंग बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन, यानी कि जब हम अब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो कुछ इंटरफेयरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बैकग्राउंड पे जाके अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो उस अब्जॉर्प्शन को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, जब हम फर्नेसेस में अब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हैंडलिंग बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम काज करती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स मॉडिफायर को हम यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स मॉडिफायर एक हाईली एक्सेप्टेबल और हाईली कॉमन मेथड है जो कि इन बैकग्राउंड इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इस मेथड में क्या होता है कि हम एक रिएजेंट को सैंपल में ऐड कर देते हैं और वो रिएजेंट उस सैंपल की मैट्रिक्स बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, और इस तरह से उन जो बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीज़न, यानी कि जो हम मैट्रिक्स मॉडिफायर ऐड कर रहे हैं सैंपल में उसकी एडिशन की रीजंस क्या है, हम उसको ऐड ही क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन ये है कि जो हम मॉडिफायर ऐड कर रहे हैं सैंपल के अंदर, एनालेट के अंदर, वो क्या करेगा कि उस एनालेट को स्टेबलाइज कर देगा एशिंग स्टेज पे, यानी कि स्टेबलाइजेशन बेसिकली करता है एनालेट की एक वो मॉडिफायर। नेक्स्ट है कि एक सैंपल में जो हमारे पास सैंपल में इंटरफेयरिंग मैट्रिक्स है या कुछ इंटरफेयरिंग मॉलिक्यूल या एटम्स हैं, ये उनको वॉलेटाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमने मैट्रिक्स मॉडिफायर ऐड किया। जब उनको ये मैट्रिक्स मॉडिफायर में को वॉलेटाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा तो एट एशिंग स्टेज पे वो फिर उनको रिमूव कर देगा। जब वो रिमूव हो गए तो हमारे पास कोई इंटरफेयरिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो तो रिमूव हो गए। जब इंटरफेयरिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो बैकग्राउंड हमारे पास एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। थर्ड वन ये है कि ग्रेफाइट ट्यूब में जब हम एनालाइट की ऑटोमाइजेशन करवाते हैं तो उस एनालाइट के ऑटोमाइजेशन को ये डिले कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो उसका आइसोथर्मल कंडीशन है वो ऑब्टेन होने में हेल्प आउट करता है। थर्ड है केमिकल मैट्रिक्स मॉडिफायर, यानी कि केमिकल मैट्रिक्स मॉडिफायर इटसेल्फ एक्चुअली है क्या। तो क्या है कि जब हम ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ करते हुए
मेटल्स की डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें हमें मोस्टली केमिकल मैट्रिक्स मॉडिफायर यूज़ करना पड़ता है, रिक्वायर होता है। केमिकल मैट्रिक्स मॉडिफायर बेसिकली क्या करता है कि एनालेट को स्टेबलाइज कर देता है, और जो सैंपल का जो मैट्रिक्स का बाकी पार्ट होता है इसको ये वॉलेटाइल कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैकग्राउंड सिग्नल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। फर्स्ट बैकग्राउंड सिग्नल रिड्यूस हुए तो ऑटोमेटिकली ऑब्जॉर्प्शन भी मतलब कि कम हो रही है, बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है, तभी तो सिग्नल कम होंगे। तो फर्स्ट ये है कि ये बैकग्राउंड सिग्नल्स को रिड्यूस कर देता है। सेकंड वन ये है कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें जो केमिकल इंटरफेरेंस हो रही है जिसकी वजह से ही बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन हो रही है, ये उसको भी रिड्यूस कर देगा। सो बेसिकली ये दो काम करता है। फर्स्ट कि ये बैकग्राउंड सिग्नल को रिड्यूस कर देता है, सेकंड वन कि जो सैंपल में हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंस हो रही है ये उसको भी स्टॉप कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग मैट्रिक्स मॉडिफायर, यानी कि जब हम GFAAS डेवलपमेंट मेथड यूज़ करते हुए मैट्रिक्स मॉडिफायर ऐड करते हैं तो कुछ हमें फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब वो फैक्टर्स क्या है मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट वन ये है कि जब हम मॉडिफायर को ऐड करें तो उसकी सिलेक्शन जो होती है वो सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि जो एक सूटेबल मॉडिफायर हमें ऐड करें एनालेट में, एक सूटेबल मॉडिफायर हम इसमें एनालेट में ऐड करेंगे तो ही जो डिज़ायर रिएक्शंस होंगे वो होंगे और एनालेट में चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे कि वो उसको स्टेबलाइज़ करेगा, एनालेट को स्टेबलाइज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बैकग्राउंड सिग्नल्स होंगे वो कम हो गए। सेकंड ये है कि जो इंटरफेरेंस जो सैंपल का बल्क पार्ट है जिसमें इंटरफेयरिंग मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं ये उसको वॉलेटाइल कर देगा। तो जो हम मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए जो कि एनालेट में ये चेंजेस ला सके, डिज़ायर रिएक्शन करे जो कि डिज़ायर रिएक्शन इन एनालेट में ये वाले चेंजेस ला सके, यानी कि उसके स्टेबलाइज कर सके और उसके जो बल्क पार्ट है उसको वो वॉलेटाइल कर दे। सेकेंड वन ये है कि जो मॉडिफायर की मिक्सिंग है एनालेट के साथ वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब एनालेट की मॉडिफायर के साथ जो मिक्सिंग के मेथड हैं वो भी बहुत सारे, बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ मॉडिफायर विद एनालेट। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो एक डिटेल टॉपिक है। तो बेसिकली 3 ये बता देती हूँ कि 3 मेथड होते हैं मिक्सिंग के मॉडिफायर के एनालेट के साथ। सो मॉडिफायर की एनालाइट के साथ जो मिक्सिंग होती है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि जो कंटामिनेशन के या फिर डाइल्यूशन एरर्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, यानी कि ये एरर्स कम होने चाहिए। लास्ट पे एडवांटेजेस, यानी कि जब हम GFAS को यूज़ करते हैं तो उसके एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AS के ऊपर एडवांटेजेस क्या है कि हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम GFAS यूज़ करें। तो फर्स्ट वन ये है कि जो हमारे पास सैंपल होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी फ्लेम के कंपोनेंट के साथ जो इंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है ये उसको कम करता है। ऑब्वियसली जब जो सैंपल मॉलिक्यूल की इंट्रैक्शन किसी आउटसाइडर वाले कंपोनेंट के साथ कम होगी, यानी कि फ्लेम के कंपोनेंट के साथ कम होगी, तो ऑब्वियसली जो चांसेस होंगे पॉसिबिलिटी एरर की पॉसिबिलिटी के चांसेस होंगे वो कम होंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन होती है विद फ्लेम कंपोनेंट्स वो उसको ये बिल्कुल ही टोटली एलिमिनेट कर देता है, वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ग्रेफाइट ट्यूब में जो एनालेट की एटमाइजेशन होती है उसको ये डिले कर देता है, यानी कि जो एनालेट होता है वो ग्रेफाइट ट्यूब में ज़्यादा टाइम के लिए रिजाइड करता है। तो इस लॉन्ग रेजिस्टेंस से क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी है वो इन्हांस हो जाती है किसकी, GFAAS की। लास्ट वन है कि जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल साइज़ जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं ये उनको डील करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि वो सैंपल जो कि बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ के जिनको हम AS के थ्रू नहीं कर सकते उनको उनके साथ डील करने के लिए भी हम GFAS यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था मेरा टॉपिक। आई होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।